हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सरफेस केमिस्ट्री के न्यू टॉपिक के बारे में। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बात किया था मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन और देखे थे टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होते हैं, जो कि टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन यानी अधिशोषण के प्रकार कितने प्रकार के होते थे। दो प्रकार के होते थे, एक फिजिक्स ऑप्शन, एक केमिस्ट ऑप्शन। फिजिक्स ऑप्शन को क्या बोलते थे? फिजिकल एडजॉर्प्शन भी बोलते थे। और केमिस्ट ऑप्शन को क्या बोलते थे? केमिकल एडजॉर्प्शन, यानी इन्हें एक और नाम से भी जाना जाता है। और इसे हिंदी में क्या बोलते थे? फिजिक्स ऑप्शन को भौतिक अधिशोषण और केमिस्ट ऑप्शन को रासायनिक अधिशोषण। तो आज हम लोग अपने न्यू टॉपिक में बात करेंगे एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, यानी एडजॉर्प्शन आइसोथर्म होते क्या हैं। और एक फ्रेंडलिक नामक एक वैज्ञानिक है, उनके नाम पर एक आइसोथर्म देखेंगे जिन्हें हम फ्रेंडलिक आइसोथर्म कहते हैं। तो चलिए देखते हैं फ्रेंडलिक आइसोथर्म क्या होता है और एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होते हैं। तो जो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता था कि आपका जो एडजॉर्प्शन यानी अधिशोषण पहले क्या होता है, जब किसी हम चाक को स्याही के अंदर डालते हैं तो जो इंक के अणु चाक के सरफेस पर आके चिपक जाते हैं, तो इसी फिनोमिना को हम लोग एडजॉर्प्शन बोलते हैं। तो इसी प्रकार भी एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में भी होगा। उसमें क्या होता है, बस जो हम लोग लेते हैं एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट, वो लेते हैं, एक एडजॉर्बेंट लेते हैं गैस के मॉलिक्यूल और एडजॉर्बेंट लेते हैं सॉलिड के मॉलिक्यूल। यानी जो आप चाक के ऊपर पहले इंक आकर एडजॉर्ब हो रहा था, अब ये इसी चाक के ऊपर क्या होगा, गैस आकर प्लॉट होगा, यानी गैस आकर एडजॉर्ब होगा। तो उस प्रकार के आइसोथर्म को क्या बोलते हैं? एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो चलिए देखते हैं, इसे डीपली से जानते हैं क्या होता है एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो चलिए देखते हैं। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, तो चलिए देखते हैं एडजॉर्प्शन आइसोथर्म होता क्या है आपका। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म किसे कहते हैं? जब किसी सॉलिड के ऊपर सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हो गया, अब इसके ऊपर गैस के मॉलिक्यूल्स आकर एडजॉर्ब हो, यानी गैस के। पहले क्या होता था, सॉलिड पर आकर इंक यानी लिक्विड के मॉलिक्यूल एडजॉर्ब हो जाते। अब क्या होगा, सॉलिड पर क्या एडजॉर्ब होगा? गैस के मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड, ये किसके मॉलिक्यूल्स हैं? सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं। यानी ये ठोस के अणु हैं, ये किसके अणु हैं? गैस के अणु। यानी मान लीजिए गैस के अणु ये हो गए। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं कि आपका क्या होता है एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, यानी मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड, यानी ठोस के अणु क्या है। जैसे हम लोग मान ले रहे हैं कि चलिए ठोस के अणु का जो द्रव्यमान है यानी मास है, वो मास हम लोग मान ले रहे हैं, ठोस के अणु का मास मान ले रहे हैं यम है, ठीक। अब हम लोग गैस के मॉलिक्यूल्स का द्रव्यमान मान ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए x है, ठीक। और इनके बीच जो आकर ये जब इसके ऊपर प्लॉट होगा, उसके बीच जो एक प्रेशर लगेगा, यानी ये जब आकर इस पर एडजॉर्ब होगा तो कुछ इसके ऊपर प्रेशर लगाएगा, यानी इस सॉलिड के ऊपर ये जो गैस है क्या लगाएगा? एक प्रेशर लगाता है। वो प्रेशर मान लीजिए कोई P है, ठीक। अब ये जो पूरा काम होता है एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता है, यानी एक नियत ताप पर होता है, यानी इसका जो टेम्परेचर क्या रहेगा? एक नियत रहेगा। तो यानी मान लीजिए ये सब पूरा जो प्रक्रिया हो रही है एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर हो रही है, टेम्परेचर, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए देखते हैं, इसका परिभाषा बनाते हैं एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है। देखिए, जब किसी सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के ऊपर क्या है, गैस के मॉलिक्यूल्स आकर एडजॉर्ब हो जाएं, तो उनके मास को, यानी मास, जैसे मान लीजिए इनके जो एडजॉर्प्शन है, इसमें एडजॉर्प्शन कितना होगा? इसमें एडजॉर्प्शन कितना होगा? मॉलिक्यूल्स के एडजॉर्प्शन कितने होंगे? ठोस के ऊपर गैस के अणु का एडजॉर्प्शन कितना होगा? एडजॉर्प्शन होगा आपका x/m। क्या होगा? x/m। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, इसमें जो क्या होगा एडजॉर्प्शन क्या होगा? x/m। तो चलिए देखते हैं क्या होगा आपका एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का परिभाषा। जब किसी मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड यानी सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के ऊपर गैस के मॉलिक्यूल्स आकर एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर और एक प्रेशर P पर आकर क्या हो जाते हैं? प्लॉटेड हो जाते हैं, यानी आकर बैठ जाते हैं। तो उनके बीच हुए एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन कितना हुआ? x/m, तथा
उन पे लगा प्रेशर P के बीच एक ग्राफ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक ग्राफ बनाते हैं, जिसे एडजॉर्प्शन आइसोथर्म कहते हैं। तो चलिए फिर से देखते हैं स्टूडेंट्स कि आपका परिभाषा क्या बनेगा एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का। जब हम किसी सॉलिड के ऊपर, जब सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के ऊपर गैस के मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं? प्लॉटेड करते हैं, यानी आकर बैठाते हैं, तो मास ऑफ किसके द्रव्यमान, यानी मास ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड, यानी क्या होगा? सॉलिड के मॉलिक्यूल्स का द्रव्यमान m था और इस गैस के मॉलिक्यूल का द्रव्यमान कितना था? x था, और इसमें एडजॉर्प्शन कितना हुआ था? x/m। तो यही जो x/m और p के बीच एक ग्राफ बनता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। और वो ग्राफ हम लोग अभी आगे इसको डिस्कस करेंगे कि कैसे बनता है, कितना बनता है, किस प्रकार बनता है आपका इस ग्राफ। तो चलिए पहले फिर से एक बार परिभाषा को रिपीट करते हैं। जब किसी ठोस के अणु के ऊपर गैस के अणु आकर एडजॉर्ब होते हैं, जिस समय आपका एक टेम्परेचर क्या रहता है? कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है, और कोई प्रेशर उस पर क्या लगता है? P लगता है। तो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के ऊपर गैस के मॉलिक्यूल्स का हुआ एडजॉर्प्शन, यानी इस पे सॉलिड के ऊपर गैस के मॉलिक्यूल्स का कितना एडजॉर्प्शन हो रहा है? x/m, तथा उन पे लगा प्रेशर P के बीच जो हम लोग ग्राफ बनाते हैं, उन्हें ही हम लोग क्या बोलते हैं? एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। क्या बोलते हैं? एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये एडजॉर्प्शन आइसोथर्म समझ में आया होगा। तो चलिए इसे आप लोग अच्छे से नोट करिए, डिफिनीशन इसका लिखिए, तो फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। चलिए स्टूडेंट्स अब इसे इरेज करते हैं। इरेज करने से पहले हम लोग इसका एक और परिभाषा जान लेते हैं कि एक सिंपल सा परिभाषा क्या होगा। सिंपल सा परिभाषा आप क्या बोल सकते हैं? देखिए ठोस के ऊपर गैस का एडजॉर्प्शन कितना हो रहा है? x/m, और हम जानते हैं इनके बीच जो एडजॉर्प्शन हो रहा है उसमें तो कुछ ना कुछ प्रेशर जरूर लगेगा, और वह प्रेशर एक कांस्टेंट टेम्परेचर के बीच लगता है। तो हम लोग जनरली परिभाषा क्या बोल सकते हैं कि x/m यानी एडजॉर्प्शन x/m तथा P क्या है? यहाँ पे प्रेशर। ध्यान दीजिएगा P यहाँ पे क्या है? प्रेशर। तो क्या बोलेंगे कि x/m तथा प्रेशर P के बीच बने ग्राफ को ही एडजॉर्प्शन आइसोथर्म कहते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स अब इसे आप लोग कॉपी करिए, फिर हम लोग इसे इरेज करते हैं। चलिए देखते हैं अब आगे क्या है आपका कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद अभी हम लोगों ने पे क्या पढ़ा? एडजॉर्प्शन आइसोथर्म पढ़ लिया है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? फ्रेंडली आइसोथर्म। क्या होता है आपका फ्रेंडली आइसोथर्म? तो चलिए देखते हैं फ्रेंडली आइसोथर्म। तो चलिए देखते हैं अब आपका फ्रेंडली आइसोथर्म होता क्या है। फ्रेंडली आइसोथर्म क्या होता है? इसके पहले हम लोगों ने देखा एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में हम लोग क्या देखे थे कि सॉलिड के ऊपर गैस प्लॉटेड हो रहे थे, जिसमें एडजॉर्प्शन क्या हो रहा था? x/m, जिसमें x क्या था? गैस के मॉलिक्यूल्स का मास था, और m क्या था? सॉलिड के मॉलिक्यूल्स का मास था। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि फ्रेंडली आइसोथर्म में क्या होता है। तो फ्रेंडलिक नामक एक वैज्ञानिक थे, वो फ्रेंडली आइसोथर्म में हम लोग क्या देखेंगे कि फ्रेंडली नामक एक वैज्ञानिक थे जो एक रिलेशन दिए थे, एक संबंध बताए थे। तो संबंध किसके किसके बीच बताए थे? जो आपका सॉलिड के ऊपर गैस का एडजॉर्प्शन हुआ है, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, जो गैस सॉलिड के ऊपर गैस का एडजॉर्प्शन कितना हुआ था? x/m तथा प्रेशर P के बीच एक संबंध बताए थे, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रेंडली आइसोथर्म। तो ये बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपका परिभाषा बनेगा कि फ्रेंडली आइसोथर्म किसे कहते हैं। तो फ्रेंडली आइसोथर्म नामक एक वैज्ञानिक ने क्या दिया था? एक संबंध दिया था, किसके बीच में? x/m। x/m क्या है? अधिशोषण है। अधिशोषण है, किसका अधिशोषण है? सॉलिड के ऊपर किसका? गैस का। सॉलिड के ऊपर क्या है? गैस का अधिशोषण है। अधिशोषण आपका कितना आया था? अधिशोषण कितना आया था? x/m। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स। अब आपका प्रेशर क्या था? इसके ऊपर P था। तो ये x/m और P के बीच एक रिलेशन बताए थे। किसके बीच रिलेशन बताए थे? x/m और P के बीच एक रिलेशन बताए थे, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रेंडली आइसोथर्म। और वह जो रिलेशन था कांस्टेंट टेम्परेचर पर था, यानी उसमें जो क्या लगा था? नियत तापमान था, और प्रेशर क्या था? P था। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या बोलेंगे फ्रेंडली आइसोथर्म? पहले हम लोग हेडिंग ना लेते हैं।
फ्रेंडलिक आइसोथर्म, फ्रेंडलिक आइसोथर्म। चलिए देखते हैं फ्रेंडलिक आइसोथर्म आपका होता क्या है। फ्रेंडलिक आइसोथर्म, फ्रेंडलिक नामक वैज्ञानिक ने सॉलिड के ऊपर गैस द्वारा हुए अधिशोषण तथा उस पर लगे प्रेशर P के बीच एक संबंध बताए थे, जिन्हें हम लोग फ्रेंडलिक आइसोथर्म कहते हैं। फ्रेंडलिक नामक वैज्ञानिक ने सॉलिड के ऊपर यानी ठोस के ऊपर हुए गैस का अधिशोषण x/m और प्रेशर P के बीच एक संबंध बताए थे। किस तापमान पर? एक नियत तापमान पर। उस संबंध को ही क्या बोलते हैं? फ्रेंडलिक आइसोथर्म। तो ज़्यादा आपका कठिन आपका एक परिभाषा नहीं है, एक इजी लैंग्वेज में आपका परिभाषा है। तो चलिए देखते हैं फ्रेंडलिक आइसोथर्म होता क्या है। देखिए अधिशोषण क्या है? x/m। अब आपका क्या है? प्रेशर क्या था? P। तो वो संबंध क्या बताए थे? अधिशोषण और P के बीच, यानी अधिशोषण x/m और P के बीच क्या संबंध बताए थे? x/m इज इक्वल k क्या था? कांस्टेंट था। P के पावर 1/n, P के पावर 1/n, यही वह संबंध बताए थे। ठीक है स्टूडेंट, यही आपका संबंध है फ्रेंडलिक आइसोथर्म का। तो ये जनरली आपका इम्पॉर्टेंट है क्लास 12th के बेसिस से। तो फ्रेंडलिक आइसोथर्म होता क्या है, फिर से एक बार हम लोग रिपीट करते हैं परिभाषा को, परिभाषा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं फ्रेंडलिक आइसोथर्म होता क्या है आपका। फ्रेंडलिक आइसोथर्म उसे कहते हैं, देखिए फ्रेंडलिक नामक एक वैज्ञानिक ने सॉलिड के ऊपर गैस द्वारा हुए अधिशोषण x/m तथा उनमें लगने वाले प्रेशर P के बीच एक संबंध बताए थे। किस तापमान पर? एक नियत तापमान पर। ध्यान दीजिएगा, किस तापमान पर? एक नियत तापमान पर एक संबंध बताए थे, जिन्हें हम फ्रेंडलिक आइसोथर्म कहते हैं। वह आपका संबंध क्या है? x/m इज इक्वल k P के पावर 1/n। तो चलिए देखते हैं अब आपका ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, जो कि हम एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में पढ़ना है हम लोग को। तो हम लोगों ने देखा था कि x/m और P के बीच जो ग्राफ बनता है उसे क्या बोलते थे? एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो हम लोगों ने फ्रेंडलिक आइसोथर्म देख लिया। अब हम लोग देखेंगे कि ग्राफ कैसे प्लॉट होता है आपका ये फ्रेंडलिक इक्वेशन द्वारा, यानी x/m और P के बीच जो ग्राफ प्लॉट होता है तो कैसे प्लॉट होता है। तो चलिए देखते हैं। इसे पहले इरेज करते हैं हम लोग। तो चलिए इरेज करते हैं इसे आप लोग अच्छे से कॉपी कर लीजिएगा डिफिनीशन इसका। तो चलिए देखते हैं हम लोग x/m तथा P के बीच ग्राफ। क्या देखेंगे? ग्राफ। तो देखेंगे पहले अकॉर्डिंग टू फ्रेंडलिक आइसोथर्म, अकॉर्डिंग टू फ्रेंडलिक आइसोथर्म देखेंगे फ्रेंडलिक किसके किसके बीच संबंध बताए थे? x/m और P के बीच। तो वही हम लोग इनका यूज करेंगे फ्रेंडलिक आइसोथर्म का। तो चलिए देखते हैं फ्रेंडलिक आइसोथर्म क्या बोले थे? x/m इज इक्वल k P के पावर 1/n। ठीक है स्टूडेंट, यही आपका वो संबंध बताए थे फ्रेंडलिक। तो हम लोग क्या करेंगे? टेक लॉग बोथ साइड, हम लोग दोनों पक्षों में क्या लेंगे? लॉग लेंगे। क्या लेंगे? दोनों पक्षों में लॉग लेंगे। तो चलिए लॉग लेते हैं। तो लॉग क्या बनेगा? x/m इज इक्वल लॉग k P के पावर 1/n। ठीक, तो चलिए इसे अभी तोड़ते हैं। तो क्या होगा आपका? चलिए log x/m, इसे वैसे ही रहने दीजिए। log x/m इज इक्वल, अब देखिए m इंटू n का फॉर्मूला बनाइए। तो इसे क्या होगा? log k प्लस log P के पावर 1/n। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं अब आगे क्या होगा आपका। log x/m इज इक्वल log k प्लस ये आपका यहाँ पे आ जाएगा 1/n log प्रॉपर्टीज ऑफ log से, ये आपका 1/n क्या आ जाएगा? पहले आ जाएगा। तो यही आपका एक बन गया अच्छा टर्म। तो चलिए इससे क्या करेंगे, हम लोग को अब ग्राफ प्लॉट करना है। तो हमारा पहले ये बन गया log x/m इज इक्वल log k प्लस 1/n फिर log
P। तो चलिए देखते हैं, इसे मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, इसे क्या मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। तो लिख लीजिएगा we know that the equation of straight line का इक्वेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, y बराबर mx प्लस सी। क्या होता है y बराबर mx प्लस सी। इसे मान लीजिए इक्वेशन 2। फिर हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से। तो हम लोग कंपेयर करेंगे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से। तो हम देख रहे हैं कि y की जगह पर क्या लॉग x बाई एम, क्या है y की जगह पर y इज इक्वल लॉग x बाई एम है। अब देखिए m की जगह पर क्या है, m की जगह पर देखिए 1 बाई एम, यानी स्लोप क्या है आपका 1 बाई एन है। स्लोप क्या है आपका स्टूडेंट 1 बाई एन है। तो चलिए देखते हैं अब क्या होगा आपका, x क्या है, x इज इक्वल क्या है लॉग p। अब देखिए c इज इक्वल क्या है लॉग k। ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए अब इसके बेसिस पर हम लोग क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, इसके बेसिस पर ग्राफ बनाएंगे। तो इसे आप लोग कॉपी करिए, फिर हम लोग इरेज करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए इरेज करते हैं इसे। चलिए देखते हैं, हमारा y बराबर लॉग x बाई एम, x बराबर लॉग p, m बराबर 1 बाई एन और c बराबर लॉग k। तो चलिए बनाते हैं। ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस। देखिए x एक्सिस की जहाँ पर लॉग p है तो लॉग p लिखिए, और y की जहाँ पर क्या है लॉग x बाई एम है तो x बाई एम लिखिए। ठीक। अब देखिए क्या है आपका कांस्टेंट यानी इंटरसेप्ट c बराबर क्या लॉग के, और वो पॉजिटिव है तो क्या होगा आपका लॉग के ये वाला वैल्यू होगा। ठीक। और यह इक्वेशन किसका था, एक स्ट्रेट लाइन का था। तो इक्वेशन हमारा मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक इंटरसेप्ट लॉग के है, तो इक्वेशन क्या होगा ऐसे ग्राफ, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ऐसे बन गया। ठीक। अब देखिए आपका स्लोप क्या है, स्लोप आपका m इज इक्वल m1 बाई एन। तो देखिए हम लोगों ने सब चीज़ इसको दर्शा दिया है ग्राफ के जरिए। तो यही ग्राफ आपका एडजॉर्प्शन आइसोथर्म कहलाता है। यही ग्राफ आपका क्या कहलाता है, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। क्यों कहलाता है, क्योंकि हम जानते हैं x बाई एम और लॉग p के बीच हम लोग ग्राफ ज्ञात कर चुके हैं। यानी हम लोग को क्या बनाना था, x बाई एम और p के बीच एक ग्राफ प्लॉट करना था। उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म किसे कहते हैं, x बाई एम और लॉग p यानी P के बीच, यानी प्रेशर P के बीच हम लोग जो ग्राफ बनाते हैं उसे ही क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसे आप लोग अच्छे से ग्राफ को कॉपी करिए, क्योंकि ये आपके परीक्षा से बेसिस से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखिए फिर से एक बार हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने पहले देखा कि फ्रेंडली, अकॉर्डिंग टू फ्रेंडली इक्वेशन, तो फ्रेंडली इक्वेशन क्या दिया था आपका x बाई एम इज इक्वल के पी के पावर 1 बाई एन। तो हम लोगों ने क्या किया कि उसमें दोनों पक्षों में लॉग ले लिया, और लॉग लेने पर लॉग के प्रॉपर्टी से हमने उसे हल कर दिया, तोड़ दिया। फिर यहाँ पे देखा कि वी नो दैट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, यानी हम लोग जानते हैं कि इक्वेशन क्या होता है स्ट्रेट लाइन का, y बराबर एम एक्स प्लस सी। जब आपका ओरिजिन से न जाए, आपका जो स्ट्रेट लाइन क्या ओरिजिन से न जाए, तो y बराबर एम एक्स प्लस सी होता है। तो हम लोगों ने कंपेयर कर दिया, वहाँ से जो इक्वेशन मिला फर्स्ट इक्वेशन को और इक्वेशन सेकेंड को जब कंपेयर किया तो हमारी इतनी वैल्यू मिली, और इतनी वैल्यू द्वारा हम लोगों ने एक ग्राफ प्लॉट किया। तो लॉग एक्स बाई एम, क्योंकि y की जहाँ पर हम लोग जानते हैं कि लॉग एक्स बाई एम लिखा है वहाँ पे, और x के जहाँ पर x एक्सिस पर लॉग p है, इंटरसेप्ट की वैल्यू लॉग के है, और स्लोप आपका क्या है 1 बाई एन। तो यही आपका ग्राफ है। तो चलिए इसे आप लोग अच्छे से कॉपी करिए, फिर हम लोग अगले कॉन्सेप्ट पर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने आइसोथर्म के बारे में पढ़ लिया, फ्रेंडली आइसोथर्म देख लिया, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म देख लिया, क्या होता है आपका एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, क्या होता है फ्रेंडली आइसोथर्म, एक एक के बारे में हम लोगों ने अच्छे से डील किया। तो देखिए आपका फ्रेंडली आइसोथर्म में अब क्या होता है कि जो आपका गैस प्लॉट होता है सॉलिड के ऊपर, तो अब गैस के जगह पर आपका सॉल्यूशन भी प्लॉट हो सकता है।
तो जब सॉल्यूशन प्लॉटेड होगा तो जहाँ आप प्रेशर ले रहे थे P, वहाँ पे जब सॉल्यूशन प्लॉट होगा तो वहाँ पे क्या लेंगे, सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन C लेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आपका किस प्रकार बदलता है आपका फ्रेंडली आइसोथर्म। इसे इरेज करते हैं। देखिए अब आपका क्या हो रहा था, पहले ये ठोस के मॉलिक्यूल थे, ये किसके मॉलिक्यूल थे, ठोस के मॉलिक्यूल, इसके ऊपर गैस के मॉलिक्यूल आकर प्लॉट हो जा रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग टू फ्रेंडली आइसोथर्म तो क्या बन रहा था आपका x/m इज इक्वल k p⁴1/n। ये आपका अकॉर्डिंग टू फ्रेंडली आइसोथर्म किसके किसके बीच, सॉलिड और गैस के बीच, यानी ठोस और गैस के बीच आपका फ्रेंडली आइसोथर्म ये बन रहा था। अब देखिए यही चीज़ जब आपका सॉल्यूशन, आपका सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल इस पे प्लॉट होंगे, यानी जो गैस प्लॉट हो रहा है, अब क्या होगा, सॉल्यूशन यानी विलियन के मॉलिक्यूल क्या होंगे, जब प्लॉट होंगे तो क्या होगा आपका, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सॉलिड के मॉलिक्यूल है, सॉलिड के मॉलिक्यूल है, ठीक, इनमें विलियन के मॉलिक्यूल आकर प्लॉट हो रहे हैं। अब मान लीजिए इसका द्रव्यमान x है, इसका द्रव्यमान क्या है, m है। अब देखिए इनके बीच क्या निर्भर करेगा, क्या डिपेंड करेगा, कॉन्सेंट्रेशन यानी C, जो यहाँ पे P करता था, प्रेशर P लगता था, अब यहाँ सॉल्यूशन वाले में कॉन्सेंट्रेशन क्या लगेगा, C लगेगा। तब अकॉर्डिंग टू फ्रेंडली आइसोथर्म आपका क्या बनेगा इक्वेशन, x/m इज इक्वल k, P की जगह क्या हो जाएगा, C1/n। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, आपके बुक में कभी कभी ऐसा भी टर्म दे देगा तो आप लोग घबराइएगा मत, क्योंकि ये सॉल्यूशन के फेज में होगा, ये आपका गैस के फेज में होगा। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से ये समझ में आया होगा, आइसोथर्म क्या होता है, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है, फ्रेंडली आइसोथर्म क्या होता है। फ्रेंडली आइसोथर्म गैस के फेज में देखे थे, गैस के फेज में आपका इस प्रकार बनेगा और सॉल्यूशन के फेज में ये वाला इक्वेशन बनेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अच्छे से इसे आप लोग कॉपी कर लिए, डिफिनीशन को लर्न करिए और राइट करिए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर नेक्स्ट क्लास में। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या बात करेंगे, कोलाइड्स के ऊपर बात करेंगे, जो कि आपका एक न्यू टॉपिक होगा, और अच्छे से डील करेंगे कि आपका कोलाइड्स कितने टाइप्स के होते हैं, कोलाइड क्या होते हैं पहले, और हम लोग दैनिक जीवन में कोलाइड कहाँ कहाँ यूज करते हैं, वो सब हम लोग अच्छे से डील करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।